तो क्या वाकई अब विश्व युद्ध की तैयारी है या खाका या लिखा जा रहा है कि विश्व युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात करेंगे पश्चिम एशिया के हालात को लेकर। बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं शुरुआत। हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। हमला कौन सा? इस्माइल हानिया की जिसमें मौत हुई है। हमले पर ईरानी स्टेट टीवी ने दावा किया आने वाले कुछ घंटों में बड़ा हमला होने वाला है। मीडिया का दावा, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा। इस्माइल हानिया के बाद ईरानी स्टेट टीवी ने यह दावा किया है आने वाले कुछ घंटों में यह बड़ा हमला होगा और इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा। ईरान इराक जंग का वीडियो भी इस दौरान दिखाया गया। हमले को लेकर ईरानी मीडिया एक दावा कर रहा है जहां पर ईरान लगातार इसका जिम्मा, यानी इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल लीडर की मौत का जिम्मा इजराइल पर डाल रहा है। लेकिन इसके जानकारियां इससे जुड़ी हुई क्या हैं? विनाश के 5 चरण वो भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। ईरानी मीडिया क्या दावा कर रहा है वो तो अलग है। अगली जानकारी हम इजराइल विनाश के 5 चरणों से जुड़ी हुई। ईरान में IRGC टॉप कमांडर्स की मीटिंग हुई, यानी इजराइल के विनाश को लेकर ये ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती की गई है, यानी 2000 किलोमीटर तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं जिससे कि तेहरान और आसपास के इलाकों में हमला ना हो पाए। इजरायली डिफेंस सिस्टम पर इराक सीरिया से हमले किए जाएंगे। इजराइल पर आखिरी प्रहार करने को अब हिजबुल्लाह भी तैयार है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं। यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमेटी जो है उसके टॉप कमांडर्स की बैठक हुई है और उसके टॉप कमांडर्स के जरिए ये सारी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनके साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। मेजर जनरल अनुज माथुर, इजराइल इस बात को अभी तक पब्लिकली एक्सेप्ट करता नहीं दिखा है कि इस्माइल हानिया की मौत के पीछे इजराइल का कोवर्ट ऑपरेशन जिम्मेदार रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है ये इजराइल का ही काम है। और अब तक का एक्सपीरियंस और मोसाद को लेकर जो जानकारी वर्ल्ड में है उससे इशारा यही मिलता है। क्या ईरान इतना बड़ा खतरा या स्टेप उठा सकता है कि इजराइल के ऊपर एयर अटैक करे? मेजर जनरल मत। देखिए राजीव, इस्माइल हानिया के असैसिनेशन में किसका हाथ है इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। इजराइल माना नहीं है इजराइल ने ओपनली, तो उन्होंने मना भी नहीं किया है। और ये बात निश्चित है कि इतने प्रिसिशन के साथ, इतनी एक्सपर्टीज के साथ और इस बात को यकीन करते हुए कि जो टारगेट है सिर्फ वही और वही न्यूट्रलाइज किया जाए और एलिमिनेट किया जाए, ये मोसाद के अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई और इस दुनिया में इस चीज को करने के काबिल है और में सक्षम है। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है। अब प्रश्न ये है कि ईरान क्या करेगा। ईरान, देखिए, ईरान के पास कोई चारा नहीं है। अगर ईरान इस समय इसको रिटेलिएट नहीं करता और कोई अच्छा बड़ा एक्शन नहीं करता तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफीट होगा राजीव ईरान के लिए। और जैसे कि मैं पहले कई दफा कह चुका हूं, जब भी लड़ाइयां होती हैं वो 3 फ्रंट पे साइमल्टेनियसली लड़ाइयां होती हैं। पहला फ्रंट होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर, दूसरा इकोनॉमिक वॉरफेयर और तीसरा ग्राउंड वॉर। तो ये पहले से ही छिड़ा हुआ है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अगर उन्होंने कोई कंक्रीट एक्शन इस किलिंग के खिलाफ नहीं लिया तो उनकी एक बड़ी हार मैं मानूंगा। और तीसरा जहां तक सवाल है ग्राउंड वॉरफेयर का, ग्राउंड पर फिजिकल वॉर, कल भी मैं ये बता रहा था कि लड़ाइयां जो होती हैं, जो आपके पास चीज कितनी है उस पर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट मैटर व्हाट यू हैव, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू कैन डू विद व्हाट यू हैव। ईरान के पास इतनी सेना है लेकिन वहां जा नहीं सकती। ईरान के पास इतने मिसाइल हैं लेकिन उनका वो प्रयोग कर नहीं सकता। तो ये निर्भर करता है कि आप कितनी फोर्स पॉइंट ऑफ डिसीजन पर अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी ताकत। आपके पास कितनी फोर्स है वो ताकत नहीं। हजार उदाहरण हैं, अफगानिस्तान देख लें, वियतनाम देख लें, कोरिया देख लें, कहीं भी देख लें, बड़े से बड़ी सेना कुछ नहीं कर पाई हासिल
उसकी वजह ये थी कि वो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फोर्स उस पॉइंट ऑफ डिसीजन पे अप्लाई नहीं आप सही कह रहे हैं तो सर। अब आप देखिएगा, आप एक मिनट और राजीव, जी। जस्ट 130 सेकंड फॉर। तो अब ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा, कुछ उसमें एडिशनल प्रॉक्सीज को जोड़ेगा, उनको इक्विप करेगा और उनके मार्फत इजराइल के ऊपर हमले बढ़ाएगा। अभी तक जिस तरीके से प्रॉक्सीज के जरिए ईरान ये काम कर रहा था, लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हो रहा था इसराइल पर, हूतीज यमन से हमला कर रहे थे और हमास गाजा से हमला कर रहा था, तो कोशिश ईरान अभी भी वही कर रहा था। लेकिन आपने बात सही कही, एक जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, वो बड़ा सवाल रखता है कि ईरान उस तरीके से प्रिसीजन अटैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बातें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ी खबर का रुख करता हूं क्योंकि ईरान ने हमले की बात कह दी है, लिहाजा ईरान के हमले का डर इजराइल में भी देखा जा रहा है। तेल अवीव और हाइफा में सन्नाटा पसर गया है। इजरायली नेवी ने एल-आर-ए-डी का भी टेस्ट कर लिया है। जी हां, इजराइल में भी इसका डर देखा जा रहा है कि अगर ये हमला होता है तो इसे काउंटर कैसे करना है। एल-आर-ए-डी का टेस्ट इजरायली नेवी ने किया है। एल-आर-ए-डी सिस्टम, लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम जिसे कहेंगे। ईरान के हमले के डर से इजराइल में ये नहीं कहा जा रहा है कि इस हमले को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाए कि इजराइल इसका जवाब दे देगा और इजराइल इस सब को किसी भी तरीके से नेस्तनाबूद कर देगा, लेकिन इजराइल उसके लिए खुद को तैयार करना शुरू कर चुका है। ईरान ये बात पहले कह चुका है, वो इसका जवाब देगा। ईरान के पास मिसाइल्स की एक रेंज है जो कि 2000 किलोमीटर तक और 1500 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर जा सकती है, यानी तेल अवीव, हाइफा या दूसरे शहरों तक सीधा अटैक कर सकता है ईरान। लेकिन वो कितना आसान ईरान के लिए होगा, ये एक अलग बात है, जो आपको तस्वीरें भी मैं ठीक अपने पीछे दिखा रहा हूं। इजरायली नेवी किस तरीके से तैयारी कर रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ इशारा पहले ही दे दिया था कि हमास के खात्मे से कम पर कुछ संभव नहीं है। और योव गैलेंट जो कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया था कि हमास के लीडर्स के पास उधार की सांसें हैं, उनके पास सांसें भी अपनी नहीं हैं। तो इजराइल पर ईरान जो विनाशवाणी करने जा रहा है वो क्या होने वाला है वो समझिए। इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेगा ईरान, ऐसा कह रहा है। इजराइल पर बड़े हमलों की आशंका है, लेकिन इस्माइल हानिया ही नहीं, मोहम्मद डेब जो कि आर्मी लीडर, आर्मी हेड था हमास का, उसे भी खत्म किया जा चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान हमला कर सकता है। शायद ड्रोन से हमलों की आशंका है, जो ईरान का ड्रोन है, और सभी प्रॉक्सी ग्रुप बड़े हमले कर सकते हैं। जैसा मेजर जनरल अभी कह रहे थे कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और इसके जरिए वो अपनी जमीन तैयार करने की यहां कोशिश करेगा, जिससे बता सके कि उसने एक पलटवार कर दिया है। मेरे साथ खास मेहमान लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। खास मेहमानों में अब यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेजर जनरल माथुर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल अब आपसे है, ईरान जो कुछ भी कह रहा है या ईरान जो कुछ भी करेगा, उसको प्रिसीजन जाकर अटैक करना होगा तब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या इस्माइल हानिया की हत्या ईरान की जो रही सही साख है, जो इज्जत है, एक तमाचे की तरह नहीं पड़ी है कि ईरान में अगर रिवोल्यूशनरी गार्ड किसी को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो वीवीआईपी से भी बड़ा वीआईपी माना जाता है। स्टेट को चैलेंज किया गया है इस हत्या के जरिए और ईरान की ताकत को भी चैलेंज किया गया है। जी हाँ, इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से दुनिया भर की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, खासतौर से इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज, वो सारी अचंभित हैं। जनरल माथुर हैं शो पर, मैं भी फौज में था, हम सब आश्चर्यचकित हैं कि इतना बड़ा लूप होल। और जनरल माथुर के शब्दों में यह प्रिसीजन अटैक था। जी हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इस्माइल हानिया की मौत को अंजाम दिया गया है। इजराइल की मीडिया ने हिंट दिया है कि एक प्रिसीजन रॉकेट मिसाइल से, शॉर्ट रेंज प्रिसीजन रॉकेट मिसाइल जो कि शायद तेहरान के अंदर से ही फायर किया गया था, उससे इस्माइल हानिया को मार दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ईरान में कुछ अंदरूनी गड़बड़ियां डेफिनेटली हैं। ये लगता है कि आईआरजी जो है वो शायद
जितना इफेक्टिव हम सोचते थे उतना इफेक्टिव नहीं है। एक और चीज संभव है कि ईरान की जो आर्मी नेवी एयरफोर्स है और ईरान की जो आईआरजी है उसमें हमेशा से ही थोड़ी सी अलगाव की भावना थी। ईरान की आर्मी नेवी एयरफोर्स हमेशा से कन्वेंशनल कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस की रही थी, जबकि आईआरजी जो है वो ये टोटली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके जो टॉप कमांडर्स हैं वो सब पॉलिटिकली सिलेक्टेड हैं। तो दोनों में ही कन्वेंशनल डिफेंस फोर्सेस जो हैं ईरान की और आईआरजी, दोनों में ही थोड़ा विभाजन तो नहीं लेकिन एक दूसरे को फूटी आंख से शायद नहीं देख रहे थे। तो ऐसा भी कयास लगा जा रहा है कि शायद इसी का रिजल्ट है कि सुरक्षा में एक चूक हो गई। अब बात यह है कि ईरान क्या करेगा। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज की तारीख में ईरान के पास इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। हिजबुल्लाह फेल हो गया है, हुती फेल हो गया है। ईरान ने जो अप्रैल के महीने में जो 300 रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे थे इजराइल पर, वो सारे फेल हो गए। तो इजराइल पर हमला करने के लिए आज की तारीख में ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान कहता है मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन ये सब अनप्रूवन हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी रेंज, अगर ये इजराइल तक पहुंच भी गए, एक्यूरेटली गिर भी गए, इनमें है क्या? 250 किलो का वॉरहेड, 500 किलो का वॉरहेड, वो भी एक कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है। तो इनसे क्या नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होता। मैं मिग 23 उड़ाता था और एक बार की सॉटी में हम 6 500 किलो के बॉम्ब्स ले आते, 3 टन लोड लेके आते थे दुश्मन पर हमला करने के लिए। मेरे मिग 23 में मैंने 6 500 किलो के बम लेकर फ्लाइंग की हैं। और मैं आपको बताता हूं कि 6 500 किलो के बम जब हम गिराते थे तो दुश्मन का जो इंस्टॉलेशन था उसको सिग्निफिकेंट डैमेज होता था। लेकिन मैं आपको बताता हूं, टारगेट प्लानिंग में हम लोग दुश्मन के एक टारगेट पर, यानी अगर हमें दुश्मन के हवाई अड्डे को अटैक करना था तो एक मिग 23 6 500 किलो के बॉम्ब लेके हम नहीं जाते थे। प्लानिंग में 8 12 या 24 मिग 23 एक दुश्मन के हवाई अड्डे पर अटैक करते थे। तो आप सोचिए कि अगर 4 मिग 23 दुश्मन के, हमारी प्लान के हिसाब से दुश्मन के एक अड्डे पर जा रहे हैं और चारों में 6 बम लगे, तो 24 500 किलो के बम हम गिराते थे दुश्मन के एक हवाई अड्डे को टेम्पररी डैमेज करने के लिए। और जहां पे भारत सरकार कहती थी कि नहीं, परमानेंटली उस हवाई अड्डे को डैमेज करना है, हम 4 मिग 23 लेकिन डेस्परेशन में क्या ऐसा नहीं हो सकता सर?